नमस्कार, जय हिंद। गणतंत्र दिवस विशेष पर आज बात भारतीय संविधान की विशेषताओं की। यह हम सबको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक वाद विवाद होता रहा, विमर्श होता रहा और तब हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। सबसे पहली बात, यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। एक पहली बात कि आखिर लिखित क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है या ब्रिटेन में जो प्रावधान लागू है संवैधानिक, वो तो मौखिक है और हम ब्रिटिश प्रणाली से ही शासित हुए आगे बढ़े, फिर भी लिखित क्यों? तो इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, केटी शाह जैसे विद्वानों ने बड़ा स्पष्ट दिया कि अभी हम 9 स्वतंत्र देश हैं, हमारी विविधता बहुत ज्यादा है, हमारी समस्याएं अलग तरह की हैं, अतः जितना स्पष्ट होगा उतना ही विवाद कम होने की संभावना रहेगी। अतः जितना क्रिस्टल क्लियर और लिखित तरीके से संविधान लिखा जाए, रखा जाए, उतना बेहतर होगा। बात लिखित की तो ठीक है, अब आता है बात कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और यहीं पर एक बड़ा रोचक एक आप कहिए विश्लेषण भी उभरता है। इस दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधान में 1950 में आर्टिकल्स 395 थे, पार्ट 22 थे और शेड्यूल 8 थे। लेकिन अगर आज हम 2026 में बात करें तो आर्टिकल्स बढ़कर 448 हो चुके हैं, पार्ट बढ़कर 25 हो चुके हैं और जो शेड्यूल हैं वो 12 हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली इतना विस्तृत है तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान तो हो ही गया। अब आता है लिखित संविधान इतना बड़ा क्यों रहा, तो चूंकि हमारा अनुभव इतना बड़ा था। सबसे पहले अगर इस संविधान की बात की जाए तो इस संविधान में आप सबने सुना होगा, यहीं से एक रोचक विश्लेषण भी उभरेगा, वो ये कि जो भारतीय संविधान का 1935 का अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम से माना जाता है कि 2/3 तो हमारा संविधान इसी से प्रेरित है। और इसके अलावा आप सबने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि हमने दुनिया के सभी महत्वपूर्ण देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, जापान हो, आयरलैंड हो, इस तरह सभी देशों से, रशिया हो, कई नाम लिए जा सकते हैं। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली, जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया, और रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिया। इस तरह से दुनिया के कई, अभी केवल यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया और जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से हमने क्या लिया, तो वो लिया इमरजेंसी, आपातकाल। तो दुनिया के महत्वपूर्ण जो बचपन में क्लास 6-7 से हम लोग पढ़ते हैं और हर वनडे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी चीज कहां से ली गई, तो एक पूरा टेबल है। और जब ये टेबल है तो हर संविधान दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश के संविधान से हमने लिया, 1935 के एक्ट से लिया। इसी पर एक ब्रिटिश दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि बैग ऑफ बारोइंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या उधार का थैला है, जो देखो वो तो आप लोगों ने बाहर से लिया, तो आखिर संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन कर क्या रही थी, और क्या वास्तव में यह उधार का थैला है? इसका आंसर डॉक्टर अंबेडकर ने एक तर्क से दिया कि हमने प्रेरणा ली, हमने संविधान, दुनिया के जहां भी जिन देशों के पास संविधान थे उसमें सबसे अच्छे मूल्य थे, उसको ग्रहण किया, लेकिन उसे एज इट इज नहीं अपनाया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उसे अपनाया है। इसलिए यह आरोप लगाना कि उधार का
फैला है, यह सही नहीं होगा। जेनिंगसन की बात को नहीं स्वीकारा जा सकता। अब इस बात को भी देखिए, अगर हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिया, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेरणा हमने यूएसए से ली। लेकिन फंडामेंटल राइट जो अमेरिका का है वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। और हमारे यहां भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट लिया गया उस पर रेशनल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, युक्त निर्बंधन लगाया गया। हम सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आधार पर मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, जो अमेरिका के संविधान में नहीं है लेकिन हमारे यहां है। अतः हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसे चेंज किया। इसी तरह जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके तहत आप देख सकते हैं, और यहीं से भारतीय संविधान की कुछ विशेषता उभरती है। एक कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक तरफ रिजिड है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है, या तो रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है वो फ्लेक्सिबल है, परंपराओं से चलता है, मौखिक है। और अमेरिका के संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो रिजिड है। लेकिन भारतीय संविधान ने दोनों को बहुत बढ़िया से आत्मसात किया, क्योंकि यह हमारी जरूरत थी। और इसे समझने के लिए देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे संविधान संशोधन है, जो अमेंडमेंट्स हैं। संविधान संशोधन को दो भागों में बांटा गया। जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके लिए हमने कहा साधारण बहुमत का संशोधन, और साधारण बहुमत को एक सिंपल संशोधन माना जाता है जिसमें अगर संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं उसमें 50% प्लस 1 से अगर वो वोट मिल जाता है तो वो पारित हो जाता है, जो बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए कि 500 की संख्या टोटल है, लेकिन उसमें उपस्थित केवल और केवल 250 लोग हैं, और अगर 250 सांसद उपस्थित हैं तो 250 में अगर आधा कितना हुआ 125, और अगर एक वोट और मतलब 126 तो बहुमत हो गया। 126 वोट मिल जाता है तो साधारण बहुमत से ही हम कई कानून बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य की सीमा चेंज करनी है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है, ऐसे प्रावधानों के लिए देरी ना लगे, इसलिए साधारण बहुमत से ही इसे कहा गया संशोधन किया जा सकता। लेकिन रिजिड कहते हैं तो इसके लिए हमने आर्टिकल 368 जो हमने संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया, और इसमें दो प्रावधान हैं। इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं, और विशेष बहुमत दो प्रकार के हैं। एक तरफ तो इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या जितनी है, कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनकी संख्या 2/3 से अधिक हो। 2/3 50% से नहीं, और 2/3 से अधिक हो। और इसका बढ़िया उदाहरण देखिए, अभी हाल ही में हमने जो 102 और 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 102वां और 130वां जो हमने संवैधानिक संशोधन किया, खासकर 102 से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, और 103 जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, महिलाओं को संसद में 1/3 सीट देने का जो प्रावधान था वो इसके तहत आया। तो विशेष ये आसान नहीं है कि संसद में कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत हो और जो उपस्थित हो उस समय सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य शामिल। और इसे और बढ़ाया गया, कुछ ऐसे मानक होते हैं, कुछ ऐसे संविधान में इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं जिसे बहुत आसानी से संशोधित ना किया जा सके, तो विशेष बहुमत के साथ, मतलब इस कंडीशन के साथ साथ एक बात और जोड़ी गई कि कम से कम आधे राज्यों से भी यह पारित हो जाए। मतलब अगर भारत में आज 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 + 1 15 राज्य इस बात को करेंगे
तब जाकर ये शामिल होगा, तब जाकर संशोधन होगा। देखिए कितनी रिजिडिटी है। और ऑब्वियसली विशेष बहुमत में जो ये आधे राज्यों का भी जो समर्थन की बात है, वो हमारे संघीय ढांचे के लिए बड़ा जरूरी है। केंद्र राज्य संबंधों को जो प्रभावित करने वाले हो, वैसी बातें वहीं देखी जा सकती हैं, तभी उसका संशोधन माना जा सकता है। उदाहरण देते, जैसे मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सदस्य हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी शक्तियों में कोई अगर परिवर्तन करना हो तो आसानी से ना हो, इसलिए वहां पर यह लागू होगा। संघीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों के बीच कोई बड़ा फेरबदल ना हो, या अगर करना हो तो आपको इस प्रावधान से संशोधन करना होगा। इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आप सब जानते होंगे जो हमारा अमेंडमेंट था 101, जिसके तहत वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट मतलब जीएसटी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पारित हुआ, उसमें न केवल संसद में कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत था, बल्कि मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों ने 2/3 से अधिक मतदान किया। और इस देश में टोटल जितने राज्य हैं, उसमें आधे से अधिक राज्यों ने इसका समर्थन किया, तब जाकर जीएसटी एक राष्ट्रीय कानून बन पाया, क्योंकि यह हमारे संघीय ढांचे को प्रभावित करता था। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया से फ्लेक्सिबल यह है कि रूल बनाना है तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको पारित करना तुरंत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसे केवल साधारण बहुमत से कर दिया गया। और 368 में 2 प्रावधान किए गए जिससे रिजिडिटी बनी रहे और एक तरह से हमारा संघीय ढांचा, हमारा संविधान बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। और यही नहीं, एक स्पेशल सेशन में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या है, इस पर बात हुई। और याद रखिए, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में तो संशोधन किया ही नहीं जा सकता, यह भी केशवानंद भारती केस से क्लियर हो चुका है। तो कहने का मतलब, हमने संविधान से अमेरिका के रिजिडिटी को देखा, ब्रिटेन से फ्लेक्सिबिलिटी को देखा, और हमने इन दोनों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने भारत के भविष्य के अनुसार, अपनी परिस्थितियों में बेटर क्या हो सकता है, लोगों को अधिकतम अधिकार कैसे मिल सकते हैं, उनका गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो सकता है, उस हिसाब से इसे अपनाया। अतः यह उधार का थैला नहीं है, इसे हमने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही लिया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अगर संघीय भारत भी, जब संघीय व्यवस्था की बात होती है तो एक तरफ होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। भारत ना तो कॉन्फेडरेशन है ना फेडरेशन है, आप सब जानते हैं, और इस पे मैंने स्पेसिफिक क्लास ली ही है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है। हमने अपने आप को राज्यों का संघ कहा है, ना हम इस तरह से संघ कह सकते हैं, ना परिसंघ कह सकते हैं। हमने अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट कहा, और यूनियन ऑफ स्टेट कहते हुए जो कनाडा से हमने संघीय प्रणाली की व्यवस्था तो प्रेरणा ली, लेकिन साथ ही साथ हमने संघीय ढांचे के साथ साथ जो अवशिष्ट शक्तियां थी, रेसिड्यूरी पावर थे, वो अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार केंद्र को दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में एकात्मक, देखो फिर 2 चीजें साथ चलेंगी, एकात्मक और संघात्मक दोनों के गुण हैं। संघात्मक इसलिए है कि भाई आपकी एक तरह से आप देखिए तो यहां पर एक लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। कोई भी ऐसी चीज ना हो, लड़ाई झगड़ा केंद्र और राज्य के बीच, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है उसे, और संवैधानिक प्रावधानों के तहत शासन के लिए हमारा संविधान है। लेकिन साथ ही साथ एकात्मक भी है, और वो एकात्मक क्या है? एकात्मक ये है कि अगर हमने इमरजेंसी लगा दी,
आपातकाल लगा दिया, तो आपातकाल के समय हम केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्यों की शक्तियां और इवन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स सीमित होने लगते हैं। और यही नहीं, अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अवशिष्ट शक्तियां जो रेसिड्यूरी पावर हैं वो केंद्र के पास है, न कि राज्यों के पास। राज्य का नाम बदलने, राज्य की सीमाएं परिवर्तित करने में तो साधारण बहुमत से हम आगे बढ़ जाते हैं और उसमें राज्य की एक तरह से स्वीकारोक्ति भी ना ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यह कहकर दिखता है कि एकात्मक है। तो भारत एकात्मक और संघात्मक का भी एक बहुत बेहतरीन एक तरह से मेल है। हमने परिस्थितियों के अनुसार चीजों को एडॉप्ट करने की बात कही है, क्योंकि हमारा परिवेश, हम जस्ट आजाद हुए, 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हो रहे थे। आजाद होते ही हमें विभाजन का सामना करना पड़ा, धार्मिक दंगों की उपस्थिति देखनी पड़ी और कहीं अलगाववाद, कहीं नक्सलवाद, इस तरह की समस्याएं भी उभरने लगी थी। अतः इन चीजों को देखते हुए हमारे लिए बेटर क्या हो सकता था, हम किस तरह की फिलॉसफी से आगे बढ़ें, हम किस तरह के मूल्यों को अपनाते हुए अपने जो विकास का एक दायरा है उसको रूपांकन करें, इसके तहत हमने अपने तरीके से अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन चीजों को रूप दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। आयरलैंड से जब हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिया, तो आयरलैंड में डीपीएसपी जो है आदर्श के रूप में है, लेकिन भारत ने आदर्श नहीं बल्कि इसको व्यवहार के रूप में उतारा। ठीक है, डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है, राज्य को करना चाहिए, इसमें गांधीवादी मूल्य हैं, उदारवादी मूल्य हैं, समाजवादी मूल्य हैं। यह आदर्श कैसे व्यवहार में आएंगे? इस व्यवहार में आने के लिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच बहुत सारे क्लैशेज हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस गए, लेकिन अंततः फिर से जब हम केशवानंद केस तक पहुंचते हैं, केशवानंद भारती केस तक, और आने वाले मेनका गांधी और मिनर्वा मिल आते आते ये क्लियर हो जाता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह प्रतिस्पर्धी नहीं है, पूरक हैं। और आज कई डीपीएसपी के मूल्यों को हम फंडामेंटल राइट बना चुके हैं। तो इसलिए आयरलैंड में केवल वो प्रतीकात्मक रूप में, आदर्शात्मक रूप में था, लेकिन भारतीय प्रणाली ने, भारतीय संविधान ने विशेषता अपनाई कि कैसे आगे बढ़ते हुए इसे व्यवहार में उतारा जाए, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इस देश में अब एक पूरक के रूप में है। इसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, वैसे वैसे नए मूल्यों को शामिल करते जाएंगे। इसका बेस्ट उदाहरण देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर किसी कानून में लिखा गया है कि किसी अपराध किसी ने किया और कानून में लिखा गया है कि अगर यह अपराध किया तो यह सजा मिलेगी, भले ही उसकी स्वतंत्रता का अधिकार सीमित होता है, तो यह किया जा सकता है। हम इसी तरह से चले 1978 से पहले तक, लेकिन 1978 में जब मेनका गांधी केस आता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है और यहीं से हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चले गए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यह अमेरिका से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि केवल कानून लिखा गया है यही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि वह कानून तार्किक है या नहीं, उचित है या नहीं, न्यायपूर्ण है या नहीं। अतः क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखा गया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो रही है, तो आप ये प्रूफ कीजिए कि यह स्वतंत्रता जो सीमित हो रही है वो तार्किक है या नहीं, न्यायपूर्ण है कि नहीं। और आज भारत प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से आगे बढ़ते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आ चुका है। ये सब बातें बताती हैं कि हमने इवॉल्व भी किया है संविधान में कई प्रावधानों को, मान्यताओं को और मूल्यों को। और भारत, हमारे उस संविधान सभा के विद्वानों ने, जिसमें एक से एक विभूतियां थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्वान थे, उन लोगों को यह पता था कि भारतीय संविधान आने वाले समय में, जो हम 20वीं सदी में नहीं सोच सकते, 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कई चीजों को स्वीकारना होगा। इसीलिए हमने अमेंडमेंट को ऐसा
बनाया जिससे एक तरफ गतिशीलता बनी रहे और साथ ही साथ हमारी जो मूल भावना है भारत की, हमारे संविधान की, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, उसको नष्ट ना किया जा सके। आज देखिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 का मतलब हुआ लगभग संविधान, लगभग कहिए कि बदल गया। 42वां संविधान संशोधन तो इतना बड़ा था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार उसकी गतिशीलता बनाई रखी जाए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यह संविधानविदों ने उस समय ही सोच लिया था। इन सारे आधारों पर एक तरफ आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी का कितना बढ़िया समन्वय है, इसी के साथ एकात्मकता और संघात्मकता का कितना अच्छा समन्वय है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने दुनिया के सभी देशों के संविधानों के उच्च मूल्यों से सीखा है और उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार एडॉप्ट किया है। इसलिए जेनिंगसन का यह तर्क कि उधार का थैला है, बैग ऑफ बोरोइंग से नहीं स्वीकारा जा सकता। साथ ही साथ एक बात और आती है और वो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान इतना बड़ा है और चूंकि उसमें जब इतना बड़ा संविधान होगा, बहुत सारी कुछ भाषाएं जटिल हो सकती हैं, और जब इतना बड़ा संविधान है, जटिल है भाषा, तो अगर कोई विवाद हुआ तो न्यायालय जाना पड़ेगा। न्यायालय जाना पड़ेगा तो वहां वकील साहब आएंगे, और वकील साहब आएंगे तो जेनिंगसन ने फिर कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, हेवंस ऑफ लायर्स है, क्योंकि इसका असली मजा वकील उठाते हैं। अब इस बात को समझते रहिए। हां, इंटरप्रिटेशन को लेकर, इतने बड़े दस्तावेज को लेकर यह बात तो सही दिखती है, लेकिन यहां पर एक चीज जो हमें क्लियर कट पता होनी चाहिए, नेपोलियन ने जब कोडिफिकेशन किया था फ्रांस में कानूनों का, तो बड़ा साफ कहता है कि संविधान इतना संक्षिप्त हो कि पॉकेट में रखा जाए और भाषा इतनी सरल हो कि कोई अनपढ़, कोई निरक्षर व्यक्ति भी समझ ले। और इस बात से नेपोलियन की बात पर अगर भारतीय संविधान में आए तो यहां तो दिक्कत है। सबसे बड़ा संविधान है, वो कहता है संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी क्या, वकील और जजों को समझने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बेंच बनाई जाती है, बहुत दिनों तक डिबेट होते हैं, तर्क रखे जाते हैं, कानूनविद आते हैं और तब जाकर उसकी समीक्षा की जाती है। तो यहां पर लेकर एक आरोप जो लगता है कि थोड़ा क्लिष्टता है, इसको जरूर स्वीकारा जा सकता है। तो आज हमारी जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसको लेकर जो हमारा संघात्मक ढांचा है, जो हमारी एकल नागरिकता है, जो हमारी न्यायालय की एक तरह से सर्वोच्चता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संप्रभु हैं, केंद्र राज्य संबंध, इन सब की जो विशेषताएं हैं, उसके साथ आज से एक बात क्लियर होना चाहिए कि लिखित क्यों है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, विस्तृत संविधान क्यों है, और साथ ही साथ यह उधार का थैला नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमने प्रेरणा तो ली लेकिन उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने सर्वोच्च विकास के अनुसार एडॉप्ट किया। इस बात के लिए हमें अपनी संविधान सभा और हमारे कानूनविदों को जरूर से जरूर श्रेय देना चाहिए।